जब मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा, अंदर का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे पति मेरी होने वाली बहू के साथ कमरे में थे, और जो वह दोनों कर रहे थे, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था। उसने भी नहीं सोचा होगा कि वह उस तरह की निकलेगी। मेरा पति पहले से ही अय्याश किस्म का था, और साथ ही वह लड़की जो शहर से आई थी, उसके चाल चलन भी ठीक नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को रंगरलिया मनाते देख लिया था। मैंने चुपचाप दरवाजा वापस बंद कर दिया और फिर दरवाजे के बाहर ही बैठकर रोने लगी। ये कैसा दिन देखना पड़ गया था मुझे, मैंने ये सोचा नहीं था। दोस्तों, ये कहानी जानने के लिए कहानी को अंत जरूर सुने। मैं शुरू से इस कहानी की घटना सुनाती हूँ। कहानी बहुत ही रोमांटिक और दिल छू लेने वाली है। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। मेरा नाम सावित्री है और उम्र करीब 45 साल। मेरे पति, जिनका नाम ठाकुर प्रताप सिंह है, उनकी उम्र 50 के लगभग थी। रोबीला चेहरा, आवाज में भारीपन, शरीर हट्टा कट्टा और कद काठी एकदम ठीक ठाक थी। मेरा एक बेटा है जिसका नाम सूरज है। एक बार की बात है, मेरा बेटा शहर पढ़ाई करने गया था और वहीं रहकर जॉब भी कर रहा था। जब वह घर आया, उसके साथ एक सुंदर लड़की भी आई। नाम था प्रिया। देखने में सुंदर तो थी, लेकिन कपड़े बहुत कम पहने हुए थे। छोटे कपड़ों में मैंने जब उसे अपने सामने देखा तो खुद मेरी शर्म से नजर झुक गई। बेटे ने मेरे पांव छुए और मैंने उसे गले लगाया। फिर पूछा, यह लड़की कौन है? उसने कहा, माँ, इसका नाम प्रिया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए घर पर तुमसे मिलाने लाया हूँ। मेरे पति उस समय गार्डन में बैठकर योग और कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे। वह अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखते थे। पूरे घर पर उन्हीं का हुक्म चलता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो उनकी बात को टाल सके। उनका हुक्म पूरे गांव में चलता था। गांव में हम सबसे ज्यादा अमीर और रुतबे वाले थे। कई बार गांव में मैंने यह भी सुना था कि मेरे पति अय्याश किस्म के हैं और औरतों पर बुरी नजर रखते हैं। कई औरतें तो पहले से ही बदचलन थीं। पति पर शक होने के बावजूद भी मैं इस बात के लिए अपने पति को कभी भी टोक नहीं पाई। नतीजा यह था कि मेरे पति की यह अय्याश भरी लाइफ बढ़ती ही चली गई। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, हमें घर पर एक नौकरानी रख लेनी चाहिए। तुम्हारा काम में हाथ भी बटाएगी और घर का ख्याल भी रखेंगी। मैं भी कुछ नहीं बोल पाई। शाम को आते समय वह किसी विधवा और कम उम्र की महिला को नौकरानी के तौर पर घर ले आए। वह नौकरानी कम और मालकिन ज्यादा लग रही थी। उसका रुझान मेरे पति की तरफ ज्यादा लग रहा था। कई दिनों तक उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई। वह नौकरानी अब हमारे घर पर ही रहती थी। जब मेरा लड़का प्रिया को अपने साथ लेकर आया था, उस समय नौकरानी रसोई का काम संभाल रही थी और रसोई के बाहर ही मेरे पति गार्डन में एक्सरसाइज कर रहे थे। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी होने वाली बहू को उसका ससुर छोटे कपड़ों में देखें। मैंने सूरज से कहा, बेटा, इसे लेकर अंदर चल। तू तो जानता है ना अपने बाबूजी को, यह सब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सूरज समझ गया। सूरज प्रिया को लेकर अंदर गया, साथ ही मैं भी चली गई। मैंने अलमारी से अपने ही कुछ कपड़े निकाले और प्रिया से कहा, प्रिया, यह कपड़े पहन लो। अभी तुम्हारे ससुर जो होने वाले हैं वह तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगे तो क्या पता तुम्हें अपनी बहू बनाने से इनकार ना कर दे, क्योंकि उनका स्वभाव गांव वाला है और तुम शहर में रहने वाली लड़की हो। मुझे लगता है तुम्हें इन कपड़ों में अगर वह देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया ने कहा, हम तो अपने घर में भी इतने ही छोटे कपड़ों में रहते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे शहर में और हमारे गांव में बहुत फर्क है। जब भी तुम इस घर में रहोगी या पूरे कपड़े पहन लेना, और जब शहर जाओगी तो जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कपड़े पहनना। मैं प्रिया के साथ बहुत प्यार से और बेटा करके बात कर रही थी। मेरे बेटे की पसंद जो थी। बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी थी। मैं अभी प्रिया को कपड़े भी नहीं दे पाई थी कि तभी मेरे पति दरवाजे पर धमके। उन्होंने कहा, यह लड़की कौन है? मैंने कहा, यह सूरज की होने वाली पत्नी है। वह इसे बहुत पसंद करता है और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए वह इसे हमसे मिलाने घर पर लाया है।
पहले तो मेरे पति प्रिया को सर से लेकर पांव तक देखते रहे। फिर कहा, सूरज की पसंद बुरी नहीं है। जब वह यह कह रहे थे, उनकी आंखों की चमक कुछ और ही थी। प्रिया भी मुस्कुरा रही थी। मुझे उसकी नजरें भी कुछ कम नहीं लगीं। उसकी आंखों में भी एक अलग ही चमक थी। सूरज उस समय नहाने के लिए बाथरूम में गया था। मैं सोच रही थी कि सूरज को प्रिया को लेकर वापस शहर ही चले जाना चाहिए। मेरे मन में अपने पति को लेकर अजीब सा डर पैदा हो गया था। मेरे पति सिर्फ एक बनियान और तौलिया लपेटे हुए थे। उनका आधा नग्न शरीर साफ दिख रहा था। मोटी मोटी बाहें, चौड़ा सीना। मेरे लड़के सूरज से भी करीब 2 गुना भारी मेरे पति थे। बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी आंखें, उन्हें देखकर ही डर लगता था। मेरे पति ने मुझे गर्म दूध का गिलास लाने को कहा। मैं किचन में चली गई, जहां नौकरानी पहले से ही किचन में काम कर रही थी। मैंने नौकरानी से कहा, जाकर ठाकुर साहब को दूध का गिलास देकर आ जा। उस नौकरानी का स्वभाव भी ठाकुर साहब के लिए बिल्कुल अलग ही था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और पता नहीं क्यों मैं आंखों पर पर्दा डाल रही थी। नौकरानी दूध का गिलास लेकर ठाकुर साहब के पास गई। मैं देख रही थी जिस अंदाज से नौकरानी ने दूध का गिलास मेरे पति को पकड़ाया, और जिस तरह से मुस्कुराते हुए मेरे पति ने भी नौकरानी के हाथों को पकड़ते हुए गिलास को पकड़ा, वह बिल्कुल अटपटा था, जैसे उन दोनों के बीच में एक अलग ही रिश्ता हो। नौकरानी और मालिक का नहीं, बल्कि मालिक और मालकिन का। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। मैं पलटकर रसोई की तरफ आ गई। जब नौकरानी रसोई में वापस आई, मैंने उससे कहा, देखो, जब भी तुम मेरे बेटे और मेरे पति के सामने जाती हो, अपने गले पर चुन्नी ले लिया करो। इस तरह से तो मैं भी अपने पति के सामने नहीं जाती, जबकि मैं उनकी बीवी हूं। मालकिन सबका अपना अपना ढंग होता है रहने का। अब अपनी होने वाली बहू को ही देख लो। उसने तो मुझसे भी कम कपड़े पहने हैं। मेरा तो कम से कम सीना ही दिख रहा है। उसकी तो कमर, टांगे और सीना आधे से ज्यादा दिख रहा है। मैं तो पहले से ही ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अब तुम्हें ठीक ना लगे तो मैं क्या करूं? मैं अपना गुस्सा नौकरानी पर निकाल रही थी, क्योंकि मैं सीधे तौर पर नहीं कह सकती थी कि वह मेरे पति के साथ किस तरह से रहती है। अभी मैं कुछ नहीं बोल पाई। एक नौकरानी के सामने मेरी बोलती ही बंद हो गई। अब तक सूरज भी नहाकर आ चुका था। वह अपने पिता से मिला और प्रिया के बारे में बताया। मेरे पति ने कहा, सूरज, सचमुच तूने कमाल की लड़की ढूंढी है। तुम्हारी पसंद मुझे भी बहुत पसंद आई है। सूरज कहने लगा, तो इसका मतलब बाबूजी आप शादी के लिए तैयार हैं? मेरे पति कहने लगे, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, बस तुम बताओ। डबल मीनिंग के शब्द थे। सूरज खुश हो गया, लेकिन आगे आने वाला समय जो था, वह सूरज की कल्पना से भी परे था। मेरे पति ने सूरज से कहा, सूरज, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम दोनों एक ही कमरे में नहीं सो सकते हैं। तुम दोनों को अलग अलग सोना पड़ेगा। सूरज ने अपने बाबूजी की बात को मान लिया। एक रात सूरज अपने कमरे में सोया हुआ था। प्रिया हल्की नाइटी पहनकर सूरज के कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। उसने सूरज को छेड़ते हुए जगा दिया। प्रिया को अपने कमरे में देखकर सूरज डर गया। उसने कहा, प्रिया, तुम यहाँ पर? कहीं बाबूजी ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। वह बहुत डरा हुआ था। उसे बाबूजी का डर था। प्रिया उसे कहने लगी, आखिर तुम मेरे होने वाले पति हो। मेरी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। उन्हें तुम पूरा नहीं करोगे तो और कौन करेगा? सूरज ने उसे समझाया कि यह सब अभी ठीक नहीं है। बस शादी हो जाने दो, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। सूरज उसे सच्चे मन से चाहता था, इसीलिए शायद उसने कभी प्रिया को गलत इरादे से नहीं छुआ था। वह उसकी सुंदरता का दीवाना बन बैठा था। जब सूरज नहीं माना तो प्रिया ने उससे कहा, सूरज, तुम मेरा निरादर कर रहे हो। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? तुमसे तो अच्छे तुम्हारे बाबूजी हैं, जिनके अंदर अभी भी मर्दानगी कूट कूट कर भरी हुई है। तुम उनके बेटे होने के बावजूद भी शर्म करते हो, वह भी अपनी होने वाली बीवी से। फिर प्रिया धीरे से कहती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्रिया सूरज के कमरे से बाहर निकल जाती है और सूरज दरवाजे में अंदर से कुंडी लगा देता है। मैं और प्रिया, हम दोनों साथ सोई थीं। मेरे पति अलग कमरे में सोए थे।
मैं गहरी नींद में सोई हुई थी जब प्रिया मेरे पास से उठकर सूरज के कमरे में चली गई थी। सूरज के कमरे से निकलने के बाद वह सीधे मेरे पति के कमरे में चली गई। मेरे पति भी गहरी नींद में सोए हुए थे। वह धीरे से उनके बगल में बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर वहां बैठकर सोचती रही कि अब क्या करूं। वह बस मेरे पति को पांव से लेकर सर तक गौर से निहार रही थी। वह मेरे पति का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन हाथ आगे बढ़ाते बढ़ाते ही उसने अपने हाथों को रोक लिया। फिर उसने अपने हाथों को मेरे पति के पांव की तरफ बढ़ाया और उनके पांव को दबाने लगी। जैसे ही उसने मेरे पति के पांव को हाथ लगाया, मेरे पति नींद से जाग गए। उन्होंने जब देखा कि प्रिया इतनी रात को उनके बिस्तर के पास बैठी है, तो वह एकदम से उठकर बैठ गए। उन्होंने प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया के होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अलग ही प्यास थी। उसकी आंखें कुछ मांग रही थीं। बस फिर क्या था? दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। मेरा कमरा मेरे पति के कमरे के बिल्कुल बगल में था। रात के करीब 11 बजे का समय था। मुझे एक लंबी चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर मेरी भी नींद टूट गई। मैंने देखा, प्रिया मेरे बगल में नहीं है। मैंने सोचा शायद सूरज के साथ होगी। उस आवाज को सुनने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई कि कहीं प्रिया किसी मुसीबत में तो नहीं। मैंने तो यह सोचा था, लेकिन अजीब अजीब सी जो आवाज थी वह अब भी आ रही थी, और वह आवाज भी मेरे पति के कमरे से ही आ रही थी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोलकर जब अंदर झांककर देखा, लाइट की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख गया। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज मुझे यह सब भी देखना पड़ेगा। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैंने एक बार फिर से दरवाजा खोलकर अंदर देखा कि कहीं यह कोई सपना तो नहीं, या मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं। लेकिन वह कोई सपना या मेरी आंखों का भ्रम नहीं था। मेरा पति और प्रिया दोनों एक साथ, वह भी ऐसी अवस्था में। मैं दरवाजे के बाहर ही बैठकर रोने लगी। हमारा घर अमीर जरूर था, लेकिन यहाँ मेरी और मेरे बेटे की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। हमें वह आजादी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मेरे पति को तो मानो जैसे किसी का डर ही ना हो, भले ही मैं ही क्यों ना उसे देख लूं। मैं अपने कमरे में चली गई और पूरी रात भर रोती रही। सुबह तक प्रिया वापस नहीं आई थी। अगले दिन मैं गार्डन में बैठकर रात के उस दृश्य के बारे में सोच सोच कर अपने आंसू बहा रही थी। तभी मेरा लड़का सूरज आया और उसने मुझसे पूछा, माँ, क्या बात है? तुम इतना क्यों रो रही हो? मैं उससे क्या कहती। कुछ देर तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और बस रोती ही रही। जब सूरज ने बार बार पूछा, तब मैं उसके गले लग गई और कहा, बेटा, तू प्रिया को लेकर यहाँ से चला जा और इसे वापस शहर में छोड़ दे। सूरज कहने लगा, माँ, ये कैसी बात कर रही हो? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। और बाबूजी भी तो हमारी शादी से खुश हैं। पहले ये बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर मैंने उसे बताया कि मैंने रात को तेरे बाबूजी और प्रिया को एक साथ कमरे में देखा। मुझे तो यकीन नहीं हुआ। बेटा, प्रिया तेरे लायक और इस घर लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी खुशी जिंदगी भर के लिए हम सबको रुलाती रहेगी। मैं तो कहती हूँ कि प्रिया को अगर शहर नहीं छोड़ना है, तो मुझे ही यहाँ से कहीं दूर ले जा। मैं अकेले रहकर भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन यह सब होते हुए मैं नहीं देख सकती। सूरज कहने लगा, माँ, यह सब तुम क्या कह रही हो? बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मुझे प्रिया पर पूरा विश्वास है, वह ऐसा काम नहीं कर सकती। जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। फिर मैंने गुस्से में कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर अपनी प्रिया से ही पूछ ले। वह पूरी रात मेरे साथ तो नहीं सोई थी, फिर कहाँ थी? फिर सूरज पिछली रात की बात याद करने लगा, जब प्रिया उसके कमरे में आई थी और उससे अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी। सूरज याद करने लगा कि प्रिया ने उसे कहा था, सूरज, तुमसे अच्छे तो तुम्हारे बाबूजी हैं, जिनके अंदर मर्दानगी कूट कूट कर भरी हुई है। और फिर धीरे से वह यह भी कह रही थी कि अब मुझे तो कुछ सोचना ही होगा। सूरज को एकदम से झटका सा लगा और वह तुरंत भागकर कमरे में गया, जहां प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने प्रिया को बाजू से पकड़ा और घसीट कर बाहर लेकर आया। प्रिया ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी।
मैं भी वहीं पर थी। तब सूरज ने अंदर जाकर प्रिया का बैग लाया और प्रिया के हाथ में थमा दिया और कहा, दफा हो जा इस घर से। तू इस घर के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मैं तो तुमसे प्यार कर बैठा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी हरकतें इतनी घिनौनी भी हो सकती हैं। तभी प्रिया ने आवाज लगाई, ठाकुर साहब बाहर आइए ना। आपका बेटा मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। कुछ कहते क्यों नहीं? मेरे पति कमरे से बाहर निकले, जैसे कि वह सब कुछ सुन रहे थे और बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरे बेटे से कहा, क्या कर रहा है तू? प्रिया, कितनी अच्छी लड़की है और उसे तू घर से बाहर निकाल रहा है। वह भी मेरे होते हुए। घर से बाहर जाना ही है तो वह तुझे जाना चाहिए, इसे नहीं। इसकी जरूरत तो इसी घर में है। मेरे पति प्रिया को पकड़कर अपने साथ अपने ही कमरे में ले गए, यह कहते हुए कि प्रिया, मेरे होते हुए तुम्हें कोई यहां से बाहर नहीं निकाल सकता। पता नहीं मेरे पति अपनी अय्याशी में इतना कैसे डूब सकते थे, जो उन्हें अपने बेटे और अपनी पत्नी का भी ख्याल नहीं रहा। तब सूरज को समझ आया कि सचमुच वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने मुझसे कहा, माँ, अब क्या करें? यह तो मुसीबत ही बन गई है। मैंने सूरज से कहा, सूरज, अब मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती। जो अपना और सगा होता है, वह कभी इस तरह से धोखा नहीं देता, जिस तरह से तुम्हारे बाबूजी ने दिया है। मुझे अपने माँ बाप की बात को मानना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने सोचा कि मैं इस घर में बहुत खुश रहूंगी। इनका बहुत नाम था, लेकिन उनका घिनौना सच सचमुच बहुत ही गंदा है। इससे तो अच्छा मैं तुम्हें कहीं ना कहीं कोई नौकरी करके ही पाल लेती। अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। दरअसल ठाकुर प्रताप सिंह मेरे दूसरे पति थे। मेरे पहले पति बहुत नेक इंसान थे, जो एक बीमारी के चलते गुजर गए थे। उस समय सूरज 7 साल का था। 1-2 साल तक तो मैंने मायके में रहकर ही तुझे पाला था। फिर मायके वालों ने ही ठाकुर प्रताप सिंह से मेरी शादी कर दी। इस आदमी की न जाने और भी कितनी बीवियां होगी, जो समाज के सामने नहीं होगी। समाज के लिए तो मैं इनकी तीसरी पत्नी हूँ। ऐसे इंसान के साथ में नहीं रह सकती। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में वापस नहीं आऊंगी। सूरज मुझे लेकर दूसरे शहर में आ गया, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत गुस्सा भरा था, प्रिया और अपने बाबूजी को लेकर, जिन्होंने मुझे बहुत रुलाया था। सूरज ने अब अपने मन में उन दोनों से बदला लेने की ठान ली। एक दिन गांव से खबर आई, जिस गांव में हम कभी रहा करते थे। पता चला कि ठाकुर प्रताप सिंह, जो मेरे पति थे, और प्रिया दोनों कमरे में आधे अधूरे कपड़ों में मरे हुए पाए गए। यह खबर दूर दूर के इलाकों में आग की तरह फैल गई। ठाकुर ने जो कुछ अपनी इज्जत बनाई थी, एकदम मिट्टी में मिल गई थी। उन्होंने कोई जहरीली चीज भी रखी थी। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि सूरज का इसमें कोई हाथ है। टीवी और अखबारों पर भी वही खबर जोरों पर थी। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट में आया कि उन दोनों को खाने में जहर दिया गया था। पुलिस का शक उस घर की नौकरानी पर गया, क्योंकि कई ऐसे सबूत थे जो नौकरानी की तरफ गहरा इशारा करते थे। खाना वही नौकरानी बनाती थी। सबसे बड़ी बात तो यही थी। पुलिस ने नौकरानी को सलाखों के भीतर डाल दिया। वह काफी चिल्लाती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस को तो इस पर शक था, और उन तीनों के अलावा घर पर कोई और भी नहीं था। हमें तो उस घर को छोड़े हुए कई महीने हो चुके थे। ये कांड हो जाने के करीब 6 महीने बाद सूरज ने कहा, माँ, हमारा उस घर पर आज भी अधिकार है। हमें वापस जाना चाहिए। पूरा गांव गवाह है कि यह घर हमारा है, बल्कि गांव वाले लोग भी हमारा ही साथ देंगे। मैंने भी सोचा कि सूरज ठीक कह रहा है, हमें वापस गांव जाना चाहिए। जैसे ही हम गांव गए, पुलिस को तुरंत भनक लग गई और वह हमसे पूछताछ करने के लिए वहां पहुंच गई। पुलिस ने पूछताछ में हमसे कहा, तुम दोनों के साथ जो ठाकुर प्रताप सिंह ने किया है, वह हमें सब मालूम है। हमें तुम्हारी नौकरानी से ही पूरी सच्चाई मालूम हो गई है। उनकी हत्या के पीछे अगर तुम्हारी नौकरानी का हाथ नहीं है, तो अगला शक हमारा तुम दोनों पर जाता है। सच सच बताओ, क्या तुमने इनके खाने में जहर मिलाया था? तभी सूरज कहने लगा, अगर हमने खाने में जहर मिलाया होता तो नौकरानी भी जिंदा नहीं बचती। पुलिस वालों ने कहा, तुम यह तो ठीक ही कह रहे हो। अगर तुमने या किसी और ने जहर मिलाया होता तो नौकरानी सचमुच जिंदा नहीं बचती। फिर भी हमें अपनी छानबीन के लिए तुम दोनों के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी। पुलिस वालों ने रसोई और खिड़की, दरवाजे की अच्छे से छानबीन की और फोटो खींची। कई चीजों के सैंपल भी लिए गए। सूरज और मेरे फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। मैंने सूरज से कहा, सूरज, कहीं तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो पुलिस कह रही है? सूरज कहने लगा,
नहीं माँ, तुम क्यों घबरा रही हो? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा और ना ही मैंने कुछ किया है। अगले दिन पुलिस फिर से हमारे घर आ गई। जब भी पुलिस आती है, गांव के कुछ लोग भी हमारे घर के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर पुलिस वालों ने सूरज से कहा, सूरज क्या तुम हमें पूरी सच्चाई बताओगे या फिर हम अपने तरीके से तुमसे सच्चाई को उगलवाएं? सूरज कांप रहा था। उसके शरीर में घबराहट मैं साफ साफ देख रही थी। तभी सूरज मेरे पांव पर पड़ गया और उसने कहा, माँ, इन सब के पीछे मेरा हाथ है। मैंने ही उन दोनों को जहर देकर मार डाला। मेरे साथ प्रिया ने जो किया, 100 किया, लेकिन मैं तुम्हारे आंसुओं को बहता नहीं देख सका। इसलिए मैं एक दिन चुपके से यहां पर आया था। जिस समय नौकरानी उन दोनों के लिए खाना निकाल रही थी, मैंने चुपके से अंदर जाकर नौकरानी की नजरों से छुपाते हुए उन दोनों की प्लेट में जहर डाल दिया था, क्योंकि उन दोनों ने हम दोनों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। तुम्हें और मुझे जिस तरह के आंसुओं से उन्होंने रुलाया है, उनका यही हाल होना था। मैंने प्रिया के बारे में भी छानबीन की। मुझे पता लगा कि वह एक बाजारू किस्म की लड़की थी। हमारी जायदाद हड़पने के लिए उसने मुझे अपने जाल में फंसाया। आज अगर मुझे सजा भी काटनी पड़ रही है, तो मुझे कोई खेद नहीं है। पुलिस सूरज को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गई। मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि उसे छोड़ दो, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होता है। वह किसकी मजबूरी नहीं देखता, सिर्फ गुनाह देखता है। गुनाह तो सूरज ने किया था। हम तो उस घर को छोड़कर चले गए थे। हमारे लिए तो वे दोनों उसी दिन मर गए थे, जिस दिन हम इस घर को छोड़कर चले गए थे। फिर सूरज को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। आज मैं बिल्कुल अकेली रह गई ठाकुर की उस हवेली में। सूरज को उम्र भर कैद की सजा हो गई और मैं उस हवेली में बिल्कुल अकेली एक कैदी की तरह रह गई। आज मैं अपनी जिंदगी की कहानी को याद करके बहुत रोती हूँ, लेकिन अब मैंने इतना तो जान ही लिया है कि इंसान अपने कर्मों का फल एक न एक दिन पा ही लेता है। प्रिया और मेरे पति ने भी गुनाह किया था और सूरज ने भी बदले की आग में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। सभी को अपने अपने गुनाहों की सजा मिली, लेकिन सोचती हूँ कि मैं अपने किन गुनाहों की सजा काट रही हूँ। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे गलत लगा। फिर भी मेरे आसपास मेरा अपना कोई भी नहीं। शायद किसी न किसी कर्मों का फल मैं भी भुगत रही हूँ। तो दोस्तों, यह थी मेरी एक दिल छू लेने वाली कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरी इस कहानी ने अगर आपके मन को भी छुआ हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहेगी। सूरज ने जो किया, क्या वह सही था? इसके बारे में भी आपकी क्या राय है, यह भी अवश्य बताएं। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।